नमस्कार। विश्वविद्यालयों की स्थिति लगातार दिन ब दिन शिक्षा के मामले में खास करके बहुत प्रशंसनीय नहीं रही। उच्च शिक्षा के बगैर मुल्क को चलाना और दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ संबंध बनाए रखना बहुत कठिन काम है, इसलिए कि सारी जानकारियाँ लगभग किताबों से आती हैं, पढ़ाई से आती है, और पढ़ाई का मतलब है ज्ञान का होना। शिक्षा का यही मतलब है कि पूर्ण जानकारी वाले नई पीढ़ी को खड़ी की जाए। हम जिस दौर में हैं, लगातार ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, वैसे में अगर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं ज्ञान के मामले में, सिर्फ गूगल बाबा के भरोसे हम अपनी ज़िंदगी चलाना चाहते हैं तो ज़िंदगी नहीं चलनी है। जानकारियाँ हैं, लेकिन वही जानकारी सिर्फ जानकारी नहीं है। जो ज्ञान के आलय हुआ करते थे, जहाँ से निकल कर के लोग दूसरी जगह प्राथमिक स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में, हाई स्कूलों में टीचर बनते थे, जो ज्ञान बांटते थे, वहाँ अब लोग मिल नहीं रहे हैं ताकि स्कूल शिक्षक, खास करके विज्ञान के, भाषा के। तो यह स्थिति क्यों आई, और हम इस ग्लोबलाइजेशन में पूरी दुनिया के मुकाबले जब विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़े हैं, तो हम विश्वविद्यालयों को कितना बेहतर बना सकते हैं। बीच बहस में आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व कुलपति और पूर्व प्रति कुलपति मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो वोकेशनल्स के हैं। नई शिक्षा नीति हमारे सामने है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हम परिचय कराते हैं अपने मेहमानों का। प्रोफेसर सोना झरिया मिंज, जो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका की कुलपति हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ है प्रोफेसर रमेश पांडे, रांची विश्वविद्यालय कुलपति रहे हैं और वनस्पति शास्त्र के बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा, नमस्कार, जो मानव शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं और दुमका में सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कुलपति रहे हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विजय सिंह, जो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू में प्रति कुलपति हुआ करते थे, फिलहाल डीन है, ये भूगर्भ विज्ञान के अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा लॉ से लेकर के बहुत जगह निदेशक हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। जोहार। सोना जी, मैं आपसे ही आरंभ करता हूँ, इसलिए कि ये जो फेज है, जिस फेज में हम लोग हैं, अचानक पिछले 20 सालों में, ये जो नई शताब्दी में हम लोग हैं, महिलाओं के उत्थान में कमाल का काम हुआ है। लगभग हर जगह भारत का शायद ही कोई सेक्टर बचा हो आज के दिन में जहाँ की महिलाओं ने अपनी धमक नहीं दी हो और वहाँ पर बताया नहीं हो कि हम कम काबिल नहीं हैं आपसे। हम जिस शिक्षा के दौर में हैं, आपने जो पढ़ाई की JNU से लेकर के और रांची से लेकर JNU तक, फिर आप कुलपति बनी, आपको क्या लगता है कि हम विश्वगुरु बनने की ओर जब बढ़ रहे हैं, वैसे में जो है उससे बन सकते हैं क्या? जी मधुकर जी, बहुत धन्यवाद। जोहार सबको मेरी ओर से। और आपका ये प्रश्न आज या अभी बहुत ही पर्टिनेंट है, और यदि अभी हम इस सवाल को, इस प्रश्न को नहीं लेंगे और उस पर मंत्रणा नहीं करेंगे तो शायद हमसे बहुत बड़ी चूक हो सकती है। जैसा आपने बताया मधुकर जी कि महिलाएं पिछले 10 से 20 साल के बीच सभी जगह अपनी पदछाप बनाने के लिए निकल पड़ी, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनको उतना अवसर मिला जी। और स्कूल से लेके हाई स्कूल, फिर कॉलेज और हायर एजुकेशन जो बोलते हैं, और रिसर्च तक के लिए अवसर मिले। और मुझे लगता है कि प्रोत्साहन जो परिवार और समाज से मिलना चाहिए वो मिला। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि सेकंड जनरेशन है, तो ऐसा हुआ कि फर्स्ट जनरेशन ने वो प्रोत्साहन दिया
ताकि सेकंड जनरेशन वहाँ जा सके। और मैं जिस समाज से आती हूँ वहाँ, और मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, मुझे लगता है वहाँ दूरी के अलावे और कोई अड़चन नहीं थी। जैसे मैं प्रथम पीढ़ी की बात करूं तो उनके लिए दूरी ही सब ही अड़चन थी, कॉलेज तक पहुंच पाना, यूनिवर्सिटी तक सामाजिक बाकी समाज के प्रतिबद्धता नहीं। और इसलिए जब वो दूरी कम हो गई तो मेरी जनरेशन के लिए, मेरी पीढ़ी के लिए वो मुनासिब हो सका, और समाज ने भी इसको उसी तरह से ग्रहण किया। और मुझे लगता है कि जो भी कि वो अवसर काफ़ी संकीर्ण रहे लड़कों या मर्दों की तुलना में, फिर भी जितना भी अवसर मिला उसमें लड़कियां और महिलाएं सामने आ सकें। तो मैं पहली बात तो ये बोलना चाहूँगी कि अवसर बन पाया दूरी कम होने के कारण। जी। और दूसरा सवाल ये था कि जहाँ यूनिवर्सिटी आप देख रही हैं और जो पढ़ करके यूनिवर्सिटी में आई, तो दोनों में आपको क्या अंतर लगता है, कैसे उसको उसके अनुरूप बनाया जा सकता है, तो चूँकि हमको विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ना है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं पढ़कर आई, और मेरे ख्याल से यही एक शब्द है जिसमें जो उस गुत्थी को सुलझा सकता है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात हुई कि जिस स्कूल में मेरा दाखिला हुआ, जिस हाई स्कूल में मेरा दाखिला हुआ, जिस कॉलेज से मैंने इंटर किया, पीयूसी किया, जिस कॉलेज से मैंने बीएससी किया, जिस कॉलेज से मैंने एमएससी किया, जिस जगह से मैंने एमफिल का कोर्स वर्क किया, सब जगह पढ़ाई होती थी। और एक भी क्लास मिस कर जाने से ऐसा लगता था कि पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया। और इसलिए चूँकि पढ़ाई होती थी, पढ़ने की इच्छा थी, और मुझे लगता है काफ़ी लोग पढ़ने की इच्छा से वहाँ आते थे, क्योंकि पढ़ाई के आगे के भी लक्ष्य उनके सामने थे। क्योंकि केवल पढ़ाई करके ज्ञान अर्जन करना लक्ष्य नहीं था, पढ़ाई करके खुद को के लिए भी एक मुकाम हासिल करते हुए खुद की काबिलियत को साबित करना, या तो महिला होने के नाते, या तो पुरुषों के साथ बराबरी को साबित करने के लिए, या तो केवल अपने या अपने परिवार, अपने समाज का नाम कमाने के लिए। और इसलिए पढ़ाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और जहाँ पढ़ाई होती थी वहाँ पहुँच पाने के कारण जहाँ मैं हूँ, मुझे लगता है मैं पहुँच पाई हूँ दूसरों की तुलना में। और इसीलिए जिन संस्थानों से मैं पढ़कर आई, मेरी पढ़ाई हुई, प्रतिदिन होती थी, वहाँ ये कंडीशन हमारे लिए बिल्कुल नहीं था कि इतना % अटेंडेंस होगा, क्योंकि एक भी क्लास मिस कर गए तो 75% अटेंडेंस होगा और एंड सेमेस्टर लिख लेंगे। ये वो कंडीशन या क्राइटेरिया आता नहीं था। पढ़ना आपको है, अटेंडेंस मक्के नहीं। जी, पढ़ना है। और अगर किसी कारणवश हम उस दिन या एक भी क्लास मिस कर गए, एब्सेंट हो गए, तो उसके लिए मेकअप करने की जवाबदेही हमारी होती थी, क्योंकि बाद में हमें ही समझ में नहीं आएगा और वो गैप बढ़ता जाएगा। अभी यही शब्द पर मैं फिर दोबारा आती हूँ, पढ़ना और पढ़ाना। और यदि हमारे संस्थानों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, विशेष करके झारखंड के विश्वविद्यालयों में, बहुत सारे महाविद्यालयों में, जो कि मैं देख पा रही हूँ मेरे विश्वविद्यालय में, जिन महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो पढ़ने वाले आ भी गए हैं तो उनको वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए मैंने अपने आप को कहा कि मेरा ये सौभाग्य था कि मैं पढ़ पाई। रमेश जी, आप तो 2 टर्म रहे हैं, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे हैं, और इसके अलावा आपका बहुत ज़्यादा इस मामले में अनुभव है, जानकारी है। ये जो शिक्षकों की कमी, विश्वविद्यालयों को जो स्वायत्तता थी, जो अधिकार थे, उसके कर्टेलमेंट की मात्रा लगातार बढ़ती चली गई। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ करके आया, कॉलेज यूनिवर्सिटी को पत्रकारिता के दौरान कवर किया, उसके हिसाब से तो स्वायत्तता घटने की वजह भी एक कारण है क्या, कि जिसकी वजह से शिक्षकों की बहाली और बाकी सारी गड़बड़ियाँ हुई?
नमस्कार मधुकर जी और जोहार सबों को। आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं और फिर बृहत रूप से बताऊंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। शिक्षकों के बिना शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती और जो एडहोकिज्म चल रहा है और कंट्रैक्चुअल टीचर की बात चल रही है, ये सिस्टम समाप्त होना चाहिए और ऐसा नई शिक्षा नीति में कहा भी गया है। और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का जो हस्तक्षेप है वह शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। वे अपना योगदान करें और विश्वविद्यालय के जो सक्षम अधिकारी हैं उनको स्वायत्तता दें ताकि वे अपने कल्पना के अनुसार विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकें। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि शिक्षा में कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा में कुछ नहीं हुआ है तो आज जितने हमारे विद्यार्थी विदेशों में काम कर रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, वे यहाँ से ही शिक्षा प्राप्त करके उस मुकाम तक पहुँच सके हैं। और अभी उसमें गिरावट आई है और उस गिरावट का मूल कारण यह रहा है कि पहले जो समर्पण था, जो शिक्षकों का भी समर्पण था, वह अब नहीं दिखता है। और आप देखेंगे, हम लोगों ने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक नहीं जाना चाहते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते भी हैं उनकी एक ही मंशा रहती है कि कैसे शहर में आ जाए। लेकिन मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा कि यहाँ करीब 200 वर्षों से वैसे क्षेत्र में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है जहाँ आज सरकार भी नहीं पहुँच पा रही। तो यह आवश्यक है कि शिक्षा को जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ा जाए और बच्चों को स्वतंत्रता रहनी चाहिए। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वैसी भी बात नहीं है कि आप अंग्रेजी में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें या अपनी मातृभाषा में पढ़ें तो आप विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनेक देश हैं जहाँ पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में होती है। आपको सबसे विकसित देशों में जर्मनी आता है। आप अगर गाड़ी खरीदना चाहिए तो हर आदमी चाहता है कि मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदें या BMW खरीदें। ये सब जर्मन कार्स है। उसी तरह से लोग अगर कार या कैमरा या टीवी लेना चाहें तो पसंद करते हैं कि सोनी का टीवी लें, टोयोटा की कार लें। तो जापानीज वहाँ भी पढ़ाई जो है सो मातृभाषा में होती है। मैं जो मूल बात कहना चाहता हूँ कि मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत आवश्यक है। और हाँ, सत्यनारायण मुंडा जी, मैं आपकी तरफ पहुंच रहा हूं। नमस्कार। एक तो शिक्षकों की कमी यह एक तथ्य है कि है, पढ़ाएगा कौन? पढ़ाने वाला तो होना ही चाहिए। आप दो यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं और आपने भी अपनी पढ़ाई की है। उस समय पढ़ाई का जो लेवल था, आज जो पढ़ाई का लेवल है, स्टूडेंट्स आते हैं, डिग्रियां मिल जाती हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स की पहुंच बनी है, नज़दीक हुए हैं यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेज, ये सब हुआ है। लेकिन क्वालिटी क्या है? आप दे क्या रहे हैं?
हमारे यहाँ से झारखंड से जितने बड़े पैमाने पर पलायन होता है दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए, दिल्ली से लेकर मद्रास तक, और जितनी मारामारी होती है, जितनी ख़राब स्थिति में रह कर वहाँ लोग पढ़ाई करते हैं, हम अपने स्टेट को ठीक क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कारण है कि जरूरत पड़ी? दूसरे की गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने की नौबत यूनिवर्सिटीज में कब और क्यों और कैसे आई? अगर बेहतर चले और बीसी स्टैंड, लेकिन नहीं, हम वही करेंगे जो सही लगता है। अगर हम झुकने ही लगेंगे तो हमारे कुलपति होने का कोई मायने मतलब नहीं है। बिल्कुल, है ना? आपकी क्या राय है? फिर से आपको नमस्कार। तो अभी चर्चा हो रही है कि पहले कैसा था, अभी क्या हो रहा है, कैसे ठीक कर सकते हैं? जबकि पहले की बात है, स्टूडेंट भी पंक्चुअल थे, टीचर भी पंक्चुअल थे। जब कॉलेज में भी और हाई स्कूल में भी, कॉलेज की बात याद करते हैं तो एक ही रूम में अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। एक बार केमिस्ट्री, तो दूसरे बार ज्योग्राफी, तीसरी बार साइकोलॉजी, चौथी बार एंथ्रोपोलॉजी, पाँचवें वर्ष और इकोनॉमिक्स। इस तरह से टाइम शेड्यूल बिल्कुल ही निश्चित था। रूम की कमी थी उस समय? हाँ, रूम की ज़रूर कमी थी, लेकिन डिसिप्लिन था। जैसे मान लिया ये 1:50 था, 1:50 में चले आते थे। मान लिया जैसी घंटी बजती थी टीचर भी निकल जाते थे और दूसरे छात्र भी आते थे और वहाँ प्रवेश कर जाते थे। तो इस तरह से पहले काफ़ी डिसिप्लिन था, छात्र भी जागरूक थे, टीचर भी जागरूक थे। तो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, हाई स्कूल लेवल में भी और कॉलेज लेवल में भी, ये बात है। लेकिन धीरे धीरे समय के परिवर्तन के आलोक में हम लोग देखते आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हरासमेंट हुआ है, कमी आई है, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, जहाँ तक रिसर्च की बात है, चूँकि ये जो हायर एजुकेशन है टीचिंग एंड रिसर्च से संबंधित है, तो रिसर्च के मामले में भी कई एक सब्जेक्ट में फील्ड वर्क हुआ करते थे। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में इसमें फील्ड वर्क हुआ करता था। तो ये ग्रेजुएशन लेवल में 1 महीना का फील्ड वर्क था, पीजी लेवल में 1.5 महीना का फील्ड वर्क था। तो उसमें भी कमी आई है। हालांकि उसके कई कारण हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो इसको भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और हम तो कहेंगे कि जितने भी अलग अलग जो सब्जेक्ट है सब में फील्ड वर्क हो, एंथ्रोपोलॉजी में भी हो, सोशोलॉजी में हो, ज्योग्राफी में हो और दूसरे सब्जेक्ट में भी हो। इससे आइडियाज़ बढ़ते हैं, छात्र को भी आइडियाज़ बढ़ता है और टीचर को भी आइडियाज़ बढ़ता है। क्योंकि टीचर जब फील्ड वर्क में ले जाते हैं तो उसमें 35-40 स्टूडेंट होते हैं, 33 से तो कम नहीं होते हैं। तो और पूरे क्षेत्र का जो भी निश्चित क्षेत्र उन्हें अलॉट किया जाता है, वहाँ का रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, टीचर देखता है और फिर संशोधित करते हैं, गाइडलाइन देते हैं और फिर से रिसर्च करते हैं, अपना रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। और जो भी जहाँ पर ठहरते थे वहाँ भी बिल्कुल ही, वहाँ भी टाइम निश्चित था। सुबह उठना है, नहाना धोना है, उसके बाद नाश्ता करना है, फील्ड में चला जाना है और फील्ड में आकर के फिर खाना खाना है, रेस्ट करने का रिपोर्ट राइटिंग करना है, फिर फील्ड जाना। तो इस तरह का टाइम शेड्यूल, तो इसके चलते भी बिल्कुल ही ठीक था। लेकिन समय के परिवर्तन के आलोक में इसमें भी हरासमेंट हुआ है। आपका हमको लगता है दूसरा जो क्वेश्चन था इसके बारे में, जैसे पढ़ाई में क्या डिटोरिएशन हुआ है या तो किस तरह से हुआ है। जैसे जहाँ तक नहीं, मूल रूप से विश्वविद्यालय की स्वायत्ता जो है, स्वायत्ता के बारे में आप बात कर रहे थे। जहाँ तक स्वायत्ता की बात है, पहले तो स्वायत्ता थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी अंकुश आ रहा है। जैसे हमको देखने का मौका मिला, जहाँ स्टूडेंट हैं 500 है, 1000 है, टीचर एक भी नहीं है, फिर भी जो पैरवी करने वाले बोलते हैं कि ऑनर्स की पढ़ाई हो, तो गुस्सा लगता है। तो इस तरह से होना चाहिए। और बड़े अननेसेसरी इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट लेवल के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी इस तरह से पैरवी इत्यादि हुआ करता है। वैसा बिल्कुल ही नहीं सबसे पहले सिचुएशन को जानने की ज़रूरत है। आजकल देखेंगे, आजकल सभी कॉलेज में ऑनर्स, जैसे हम याद नहीं कर रहे हैं कॉलेज का, बिल्कुल ही दुमका में भी दूर दूर में कॉलेज है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, टीचर है ही नहीं, फिर भी ऑनर्स, फिर भी पीजी। या तो फिर जैसे बिरसा कॉलेज अगर है, यहाँ भी ऑनर्स तक ठीक है, तो पीजी अगर, तो कहने का मतलब है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल हर ध्यान कौन देगा?
ध्यान तो कुलपति को ही देना है ना, आपने अपनी स्वायत्ता तो खो दी। बात कुलपति के पास सारे पावर थे, अब बिल- सारे बिल- पावर गवर्नमेंट के पास है। आपका कहना बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा कुलपति को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हाँ, इसमें कुलपति को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मैंने पैरवी और भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी बच्चों का हित कैसे हो उसके आलोक पैर भी नमक बराबर चलेगा, लेकिन दाल में नमक की नमक में दाल, ये जो है ना गड़बड़ है। प्रोफेसर विजय सिंह जी, आप तो झारखंड के लिए जिस विभाग में हैं ऑलरेडी, भूगर्भ विज्ञान, तो झारखंड जो है सबसे अमीर राज्य है पूरे देश का, और सबसे ज़्यादा गरीबी यहीं है, और सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए पलायन भी यहीं से होता है। आप डेजर्ट कह सकते हैं पलामू की जो स्थिति है, वहाँ प्रतिकुलपति रहे हुए हैं, भूगर्भ के चलते पूरा झारखंड छाने हुए हैं, खोजे हुए हैं। विश्वविद्यालयों में जो भूगर्भ विज्ञान के प्रति आकर्षण होना चाहिए, इसलिए कि सबसे ज़्यादा जॉब मुझे लगता है यहाँ है झारखंड में, उसकी वो क्या है आपके यहाँ, और कैसे, चूँकि प्रतिकुलपति आप रह चुके हैं यहाँ, अलग अलग जगह डायरेक्टर और डीन रहे हुए हैं, आपका क्या लगता है कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? स्वायत्ता लौटे, ये तो गवर्नमेंट के लेवल पर है, गवर्नर के लेवल पर है कि स्वायत्ता लौटाई जाए, और कुलपति स्टैंड लें ताकि कोई दूसरा हस्तक्षेप ना कर पाए। सबको नमस्कार जी नमस्कार। बहुत प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है। विषय के रूप में भूगर्भ शास्त्र एक ऐसा विषय है जो राज्य की औद्योगिक उन्नति के लिए, राज्य की रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा पूरे देश में झारखंड पहला प्रांत है जिसके पास 40% भू संपदा है, और हम इस मामले में सभी राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन विषय की प्रासंगिकता दिनानुदिन घटती जा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ज़रूरत है उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया इन द नेम ऑफ GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। पहले हमारे यहाँ 24 विद्यार्थी पढ़ा करते थे MSc में, और हर शिक्षक अपने विद्यार्थी को उसकी गतिविधि से जानता था। नाम तो जानता ही था कि किस चीज़ में वो ज़्यादा दक्ष है यह भी जानता था, और किस में कमज़ोर है वो भी जानता था। तो सभी छात्रों का केयर हो पाता था, और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए शिक्षक आगे रहते थे। आज के डेट में 180 विद्यार्थी पढ़ते हैं, शिक्षकों की संख्या दिनानुदिन घटती जा रही है, जैसी चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। तो वैसी स्थिति में यह एक विकराल प्रश्न है कि एक शिक्षक या दो शिक्षक 150 शिक्षक विद्यार्थियों को हाईएस्ट लेवल की पढ़ाई कैसे करा सकता है। और यह एक फील्ड ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, लैब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, इसलिए जब तक उसमें उसकी निपुणता नहीं होगी तो वह किसी काम का नहीं होगा। तो स्थिति ये हो रही है कि हम लोग क्वांटिटी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी इज एट लॉस। माफ़ करिएगा, हम एक हस्तक्षेप करना चाहते हैं। 2 यूनिवर्सिटी का नाम हमको याद आता है अभी फ़िलहाल, वो है JNU और DU। वहाँ कैसे क्वालिटी मेंटेन कर ले रहे हैं लोग? हाँ। बाकी को हम नहीं जानते। पटना यूनिवर्सिटी का नाम कभी हुआ करता है, कभी रांची यूनिवर्सिटी भी अपने आप में वो था। रांची कॉलेज का नाम सुन करके लोगों को लगता है कि हम कहीं से आए हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और फॉर्चुनेटली हम पटना यूनिवर्सिटी भूगर्भ शास्त्र विभाग के छात्र रहे हैं जी। और जिस समय हम पढ़ते थे वहाँ पे पटना साइंस कॉलेज में, तो हम लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज को बहुत अच्छा मानते थे, इतना नाम था। और नौकरी करने की स्थिति हमारी रांची यूनिवर्सिटी में हुई, तो हमने रांची यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट्स को भी बहुत नज़दीक से देखा है 40 वर्षों में। यह विभाग भी बहुत अच्छा था, और अच्छे गुड नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल हुआ करते थे जो स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते थे। आज के डेट में स्पेशलाइजेशन का दौर ख़त्म हो गया है। हम लोग रिक्रूटमेंट के समय में किसी स्पेशलाइजेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यदि एक ही विषय के, एक ही स्पेशलाइजेशन के बहुत सारे शिक्षक नियुक्त हो जाते हैं, तो फिर आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए वह रुक जाता, बाधित होता है, और यह कठिनाई हम लोग झेल रहे हैं। दूसरी चीज़, अन्य विश्वविद्यालयों की स्थिति अच्छी क्यों है, इसके लिए आपको बताएं कि अभी अभी हम ऐसे ओकेजन्स पर गए थे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो देश के सभी विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र के प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई। मोर और लेस जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सारी स्थिति BHU, शिक्षकों की संख्या सभी जगह कम हुई है, बहालियाँ एट स्टेक हैं। लेकिन उन शिक्षकों ने जो पुराने हमारे सेटअप थे उसमें उन लोगों ने
अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो अपने समय में एक लैंडमार्क हुआ करता था और उनके काम को हम लोग साइट करते थे और वहाँ जाने की अपेक्षा रखते थे कि वहाँ जाएं, कभी मौका मिले उसकी लैब में काम करने का। ठीक है, तो लेबोरेटरी की स्थिति बहुत पुअर हुई है, स्टूडेंट्स का नंबर स्वेल कर गया है, टीचर्स का नंबर घट गया है। ये तीनों ऐसे कारक हैं, यदि इन तीनों कारकों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह बेईमानी हो जाएगी कि सिर्फ हम डिग्री देने के लिए पढ़ाई करते हैं। वहीं हम आ रहे थे, ये नई सोना जी नई शिक्षा नीति आ गई है और एक ट्रेंड चल पड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स खोल करके क्लासेस करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्ड करिए नौकरियों के लिए। उसके लिए भी आपको स्किल्ड पर्सन चाहिए नहीं जी। लेकिन जिस तरह के पर्सन से आप चला रही हैं यूनिवर्सिटी या दूसरे यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, उससे स्किल्ड होने की बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 100 में 5 निकल जाए, 60 में 5 या 7 10 निकल जाए, वो अपनी किस्मत से। जो आप बोल रही थी कि हम एक क्लास छोड़ देते तो हमको एहसास होता था कि अब इसको मेकअप कैसे करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो बल्क स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, उस भविष्य का क्या होगा। नई शिक्षा नीति लागू करनी है, इसमें टीचर पर सबसे ज़्यादा जोर है, रेशियो टीचर तय है, लेकिन आएगा कहाँ से, पैसा कहाँ है आपके पास, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, यह भी सवाल है ना। जी बिल्कुल मधुकर जी, मेरे ख्याल से जब भी मैंने कम से कम अभी जब वाइस चांसलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिला, उसके बाद ये जो GER एक्रोनिम है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये तो एक ऐसा दानव की तरह आगे अटैक करने की करता है पूरे हायर एजुकेशन के संदर्भ को, जिस वो दानों का रूप इसलिए हो गया है क्योंकि उसके अनुरूप बजट नहीं है। वही तो, अब बजट नहीं होगा, अब बजट अगर हम अभी भी 2.6 रखेंगे, जिसकी चर्चा NEP के डॉक्यूमेंट में हुई है, ना कि 6.0 जो कि स्वतंत्रता के समय में हुई थी, 75 साल हो गए, और जिस बजट का अनुमान या कल्पना की गई थी उसको हमने पकड़ा ही नहीं, और उसका हाफ से भी कम में चल रहे हैं, तो क्वालिटी कैसे नहीं, इसलिए क्वालिटी पर तो सीधा सीधा प्रहार हो जा रहा है। और इसीलिए क्वालिटी, क्योंकि वही क्लासेस में टीचर्स नहीं, जब हमारे कन्वेंशनल कोर्सेज के लिए टीचर्स नहीं हैं, तो आप बतलाइए जो भी कि हम वोकेशनल कोर्स कर लेंगे, क्या हमारे वोकेशनल कोर्सेज के लिए टीचर, पारंगत टीचर मिल पाएंगे, ये भी सवाल है। और कोर्स ऑफर करना मुश्किल काम नहीं, ये नहीं, वो सबसे मुश्किल काम है। मैं उस बैंड से आती हूँ जो क्योंकि मैं हमेशा शिक्षिका बनना चाहती थी, और इसलिए मैं उस कैटेगरी से आती हूँ कि यदि जब तक शिक्षक या शिक्षिका वहाँ ना हो तो मैं एडमिशन ही ना लूँ। मैं उस धारणा की व्यक्ति हूँ, और इसलिए ये बहुत ही टाइट रोप। आप तो सपने दिखा रहे हैं ना कि वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले लो, तुमको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। कहाँ से नौकरी मिलेगी भाई, नौकरी है कहाँ? नहीं, नौकरी तो भी हो जाएगी, पर मेरा प्रश्न ये है मधुकर जी, जैसे मैं कल ही गोड्डा में थी, गोड्डा कॉलेज में, गोड्डा के इर्द गिर्द मैंने देखा है कि सब्जियों की खेती बहुत होती है, इसलिए यदि वोकेशनल कोर्सेज मुझे करना वहाँ करिए ना। नहीं, इसलिए वोकेशनल कोर्सेज यदि करना होगा तो कौन से वोकेशनल कोर्सेज? मेरा निर्णय है कि फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स गोड्डा में यूनिवर्सिटी तय करे ना, लेकिन नहीं, वो तो हो जाएगा। मैं साहबगंज में लॉजिस्टिक्स एंड पैकेजिंग का कोर्स करूंगी, मैं देवघर में टूरिज्म से संबंधित कोर्स करूंगी, परंतु क्या मेरे पास टीचर हैं? नहीं, टीचर तो खोज सकते हैं, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, खोज सकते हैं, टीचर नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी आप चलाना चाहती हैं, पहले अनुभव से शुरू होता है, उसके बाद डिग्रियों वाला शुरू होता है। तो अनुभव वाले जो बढ़िया लोग हैं उनको खोज करके आप शुरू तो करा सकती हैं जी, और उनको यह अधिकार दे सकती हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे डिसिप्लिन करें, रखें, वो पढ़ा करके वो निकलेंगे तो फिर आप डिग्री वाले आपके यहाँ आ जाएंगे। रास्ता हो सकता है, हमारे पास संसाधन कम है, और आप कह रहे 2.6 का, हम ये कह रहे हैं कि हेल्थ में भी बहुत लंबे समय से मांग हो रही है कि उसमें बढ़ाया जाए। हम ये कह रहे हैं बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास संसाधन लिमिट। नई शिक्षा नीति जो बनी उसमें जो रेशियो बनाया गया, कौन कर देगा, कहाँ से आएगा पैसा भाई? कैसे टीचर आएंगे उतने? तो उस टीचर के लिए विकल्प तो खोजा जा सकता है कि हम और क्या रास्ता निकालें। सिर्फ बल्क में एडमिशन करके डिग्रियां अगर बांट देंगे तो उन डिग्रियों का होगा क्या?
मधुकर जी, इसमें जी। यदि मैं आऊँ, बस छोटा सा जी, दो प्लीज, कंट्रीब्यूशन प्लीज, इसमें करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये जो हम लोग, जैसे चोट लग जाती है ना, तुरंत बैंडेज लगाते हैं, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। तो उस तरह का केवल फर्स्ट एड वाला ऑप्शन, जो दो ऑप्शन हमारे सामने हैं, जिसको हम लोग पारंपरिक तरीके से लागू कर चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, पर उसी को हम सोल्यूशन मानते हैं, ये मैं नहीं मानती। एक पहला है कि उस कोर्स को वोकेशनल कोर्स के बोलना है, क्योंकि जिस तरीके का वो कोर्स है, पर उसको सेल्फ फाइनेंस बना दिया जाता है। हाँ। अब सेल्फ फाइनेंस का मतलब फी पेइंग, ये तो हो सकता है क्योंकि झारखंड में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है और वो रिएम्बर्स हो जाएगा, परंतु केवल वो ऐसे स्टूडेंट तो नहीं ना है हमारे इसमें। तो पहला तो वो है कि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हर किसी को पढ़ाए ना भाई। जी, हर किसी को बेहतर पढ़ाई दे, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उसकी जिम्मेवारी है कि वो बनाए। जी रमेश पांडे जी। जी मैं इस पर विस्तार से कुछ बोलना चाहता हूँ। विस्तार नहीं, हम लोग को उनके तरफ भी जाना है, इसलिए थोड़ा सा हमें वोकेशनल की जो व्याख्या की जा रही है जी, वह व्याख्या ठीक नहीं है जी। और माझरिया जी ने ठीक ही कहा कि वोकेशनल को सेल्फ फाइनेंसिंग के रूप में जो देखा जा रहा है, मैंने ऐसा देखा है और मैं चाहता हूँ कि वोकेशनल जो है सो पार्ट ऑफ मेन ये हो, और जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इस पर ये है कि स्कूली स्तर से ही वोकेशनल का ये हो। और जहाँ तक जॉब की बात मैं बताऊँ तो वैसे जॉब जो कि हमारे यहाँ आदमी नहीं मिलते हैं, आपको बताएंगे, और उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी। मैं आपको समर्थन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपके यहाँ अमीन नहीं मिलता है, आपके यहाँ पैरामेडिकल नहीं मिलता है। नहीं, मैं केवल आपके संदर्भ में कहता हूँ कि जैसे आपका विभाग जो है सो पत्रकारिता का विभाग है। पत्रकारिता एक बहुत ही अच्छा विभाग है। रांची विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग 89 से शुरू हुआ और करीब समझिए कि पूरे देश में यहाँ के पत्रकार जो हैं सो अच्छे रूप में स्थापित हैं, लेकिन आज भी वो वोकेशनल के नाम पर चलता है। मैं इसे अस्थाई विभाग के रूप में देखना चाहता हूँ, और जो जितने भी विभाग हैं, चाहे वो बीएड हो या एमबीए हो या एमसीए हो, और उसे मूल विभाग के रूप में देखा जाए, और उसमें जो शिक्षक हैं वे पार्ट टाइम शिक्षक नहीं रख रहे हैं, और जो क्लास डिफरेंस कर दिया गया है। मैं तो जानता हूँ लोगों को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विभाग को दे दी और आज भी अस्थायी हैं और उनको ये नहीं है। इसलिए अगर उसको और सुधार लाना है तो ये जो टर्म है इसको हटाना होगा, और यही नहीं मैं आपको हटाएगा कौन, सवाल नहीं, है ना? नई शिक्षा नीति में इसकी व्यवस्था है, ये कॉलेज के लेवल पर भी। और आपको बताऊं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर बहुत सी बात हुई। मैंने जब प्रथम ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का, मैं झारखंड का नोडल अफसर भी था, और उस समय ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो झारखंड का 8.33 था। मेरे कार्यकाल में ही ये 18% हुआ, और उस समय यह बात उठी कि अगर आधारभूत संरचना नहीं है तो किस तरह से उसी स्थान में ये किया जाए। तो 2 शिफ्ट में कक्षाओं का कंसेप्ट मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने से हुआ कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में कक्षाएं 7 बजे सुबह से चलती हैं और 8 बजे रात तक चलती हैं और शिफ्ट में चलती हैं। पर्सनल कॉलेज में भी कक्षाएं शिफ्ट में चलती हैं, तो रांची विश्वविद्यालय में कक्षाएं क्यों नहीं शिफ्ट में चल सकती हैं? और उसका परिणाम हुआ कि 8% से सीधे 17-18% हो गया। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का एक लक्ष्य है नई शिक्षा नीति में ये किया गया है, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे नहीं और आप अपने विद्यार्थियों को अगर शिक्षा नहीं देंगे तो कैसे संभव है कि आप अपने को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। आप देखिए कि दूसरे देशों में क्या स्थिति है। और वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट की जो बात है, आज भी हमारे यहाँ 5% स्किल्ड आदमी है। स्किल्ड आदमी मिलता नहीं है। हम लोगों के यहाँ पोर्ट्स हैं,
पोर्ट्स पर जो ड्राइवर जो ये करते हैं, एक एक आदमी को 5 लाख रुपया सैलरी मिलती है, और भारतवर्ष में एक ड्राइवर भी हम लोग नहीं ये कर सकते हैं, उसके लिए भी विदेशों से लोगों को ये किया जाता है। और बहुत से क्षेत्र हैं, शिपिंग है, मुंडा जी, एविएशन है। तो थोड़ा सा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप यह बताइए कि यहाँ किस तरह के वोकेशनल कोर्स, चूँकि ऑब्जर्वेशन यहाँ हो, आपका जो अनुभव है अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर के कुलपति रहने तक का, क्या हो सकता है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन? नौकरियाँ चाहिए, पढ़ाई का मतलब नौकरी और रोजगार भी है, दोनों साथ से जुड़ा हुआ है। तो किस तरह की पढ़ाई हो? अब ये लड़के पढ़ रहे हैं, जिस बड़ी संख्या में पत्रकारिता के ये विभाग खुले हैं, विभाग नहीं कहिए, इंस्टीट्यूट्स खुले हैं या स्कूल खुले हैं, वो कहाँ से खपेंगे? कोई इस बात को समझ नहीं रहा है ना। उनको खपाने के लिए जिस समय की आप बात करें उस समय की बात अलग है। अब ये खपेंगे कहाँ? लगातार डिजिटल दुनिया बदल रही है, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी नए नए आ रहे हैं, उसके ही अनुरूप पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल अनुरूप टीचर नहीं है कि उसको उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाए। जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वोकेशनल के बारे में, वोकेशनल से संबंधित पढ़ाई किस तरह से हो। तो इसके संबंध में जैसे अर्ली पीरियड से जो मेरा एजुकेशन हुआ है उसके आलोक में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बचपन में बच्चे, हालांकि वो वोकेशनल नाम नहीं था, लेकिन बागवानी भी करते थे। बुनियादी शिक्षा नाम था उसका, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा थी वो। बागवानी भी करते थे, चटाई भी बनाते थे, कलम अपने से बना करके लिखते भी थे, शाही का पंख से भी बना के लिखते थे। तो ये एजुकेशन सिस्टम था। और जैसे आजकल होता क्या है ना, मान लिया कोई टीचर किसी बच्चे को बोल दे कि तुम ये वाला काम करो, वो वाला काम करो, तो बोले एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, गार्जियन खड़े तो मीडिया में सबसे पहले यही छपेगा कि पानी पटवा रहे थे, खेत कुड़वा रहे थे। ये समाज की मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है, मानसिकता में भी परिवर्तन की जरूरत है। तो ये इस तरह से शुरू करने की ज़रूरत है। इस तरह से प्राइमरी लेवल में भी हो, हाई स्कूल लेवल में भी हो, और ये कॉलेज लेवल में भी वोकेशनल अगर की बात हो रही है। वोकेशनल मीन्स केवल थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी। हाँ, जैसे मान लिया आपने एक बात कही ना कि पहले हर डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल की सबसे ज़्यादा व्यवस्था होती थी। बिल्कुल ले जाया जाता था बाहर सिखाने के लिए, बताने के लिए कि वहाँ समझ कर के आओ, तो वो सीखता था। अब तो सब जगह बंद है, लगभग टोटली बंद है। हाँ, थोड़ा साइंस के लैब्स एक दो को छोड़ दिए, साइंस के लैब खुलते नहीं है। हाँ। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मैं कह रहा था 24 घंटा वो खुला रहता है, जेएनयू में 24 घंटा खुला रहता है, जब चाहिए तब वहाँ बैठिए। वहाँ आपके सोने की व्यवस्था रहती है, कुर्सी पर बैठे बैठे आराम कर लिए, ये व्यवस्था रहती है स्टूडेंट्स को जो रिसर्च कर रहा है। बिल्कुल ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती हमारे यहाँ? हो सकती, हमारे यहाँ लैब है। तो लैब कब खुला ये भी पता नहीं। अब तो लैब बंदे रहता है। विजय सिंह जी, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बार बार चर्चा हो रही है, तो वे स्वायत्त संस्थाएं हैं और वहाँ नौकरियाँ जो हैं यूनिवर्सिटी के लेवल से एडवर्टाइज होती हैं। तो हम तो ये उसी स्वायत्तता पर चर्चा ही हम वहाँ से किए। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मैडम तो वहाँ से हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी भी एडवर्टीजमेंट आता है, मेरे पास भी बहुत सा रेफरेंस के लिए आते रहता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू जो है उनको फुल ऑटोनॉमी है, फुल, उनके यहाँ इंटरफियरेंस नहीं है। दैट इज व्हाट आई से कि वो इम्पोर्टेंट, वो लौटना चाहिए। हमारी भी राय यही है जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पास में बहुत सारे पावर्स हैं और ये पावर अपने विश्वविद्यालयों को, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी हुआ करता था। आज एक ऐसी स्थिति में हम लोग बैठे हैं जबकि अधिकांश विश्वविद्यालयों ने अपने पावर को डेलीगेट कर दिया गवर्नमेंट में। कंट्रोवर्सी ना हो, नियुक्ति की जो क्षेत्र था उनका, उस क्षेत्र को उन लोगों ने सरकार को सुपुर्द कर दिया, कमीशन को सुपुर्द कर दिया। बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज अभी भी हैं जहाँ पर सिलेक्शन कमेटी से ये सिलेक्शन होता है, इस यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमेटी है। हम लोग रांची यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुए हैं यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमेटी से, ना कि जेपीएससी से। यह प्रयोग जो हुआ, यह प्रयोग बहुत घातक हुआ और जेपीएससी के पास में वर्कलोड इतना है कि यूनिवर्सिटीज़ की नियुक्ति उसके लिए बहुत छोटी सी घटना है और उसमें उनकी रुचि नहीं है। तो यह एक विरोधाभास है। दूसरी चीज, लेकिन यूनिवर्सिटी से निकल के डिप्टी कलेक्टर बनेगा, डीएसपी भी बनेगा, यूनिवर्सिटी के कोई गुजारा नहीं है। हम लोग हायर एजुकेशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यदि लैब ठीक करना है
तो लैब के लिए समय देना होगा, विद्यार्थियों को भी, शिक्षकों को भी, और लैब के रखरखाव के लिए जो मानव संसाधन चाहिए उसके बारे में बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। जो लैब टेक्नीशियन, लैब इंस्ट्रक्टर्स, डिमोन्स्ट्रेटर्स हुआ करते थे, वो सारे पोस्ट एबॉलिश कर दिए गए। तो आज की डेट में उस लैब में यदि 10 करोड़ की कोई मशीन आ भी जाए तो उस मशीन का रखरखाव कौन करेगा? टेक्नीशियन कहाँ है? और शिक्षक पढ़ाएंगे, परीक्षा लेंगे, कॉपी जांचेंगे, या कि वो लैब के उस इक्विपमेंट पर बैठेंगे? ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जहाँ लाखों का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। सर को पता है, रांची विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति अपने यहाँ रिम्स में, रिनपास में, CIP लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग नहीं हो पा रहा है। और जबकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, सर गवाह हैं, कि दूसरे विभागों से, सरकारी विभागों से जहाँ पर लैब बहुत अच्छे हैं, जैसे AMD एटॉमिक मिनरल्स डिपार्टमेंट, CSIR, उसके साथ में हम लोगों ने MOU किया कि विश्वविद्यालय के छात्रों को, शिक्षकों को वहाँ सुविधाएं प्राप्त हो सकें। यदि हमारे यहाँ सुविधाएं कम भी हों तो हम उनकी सुविधाओं का उपयोग कर सकें। इसके लिए रांची विश्वविद्यालय ने MOUs किए हैं, सर उसके मतलब विटनेस रहे हैं। तो ये प्रयास भी बहुत चलते रहना कम स्तर पर है, बहुत कम स्तर पर, हाई लेवल पर। हमारी तो कई बार बात हुई यहाँ पर, उपयोग नहीं हो सका। उपयोग करने की आवश्यकता थोड़ा है। इन लोगों की तरफ पहुंचते यदि हम हैं। आगे बढ़ेंगे तो उपयोग करेंगे। दो छोटी बातें हाँ, मधुकर जी, मैं प्लीज, बताऊं। प्लीज। हम लोग अभी लैब की बात कर रहे थे, प्रयोगशालाओं की बात कर रहे थे, पर लैब के साथ एक और भी शब्द है, लाइब, लाइब्रेरी। Yes, correct. जिन यूनिवर्सिटीज में अक्रॉस द वर्ल्ड, हमारे देश में भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां लाइब्रेरी का उपयोग मैक्सिमम होता है, कहीं कहीं तो राउंड द क्लॉक रहता है, 12 बजे मिडनाइट से 12 बजे मिडनाइट तक वो खुले रहते हैं। ऐसी जगहों में, क्योंकि यही मुझे लगता है ज्ञान और विद्या के बीच का जो फर्क है ना, वो वहाँ देखा जा सकता है। क्योंकि या तो आप केवल जानकारी और इन्फॉर्मेशन केवल मिल रहा है क्लासरूम में, परंतु आप अपने उस इन्फॉर्मेशन को ज्ञान में परिणत करते हैं और उसी ज्ञान से फिर वो विद्या में परिणत हो जाता है। वो कहाँ हो रहा है? ना केवल वो क्लासरूम, लेबोरेटरी या फिर सोशल साइंस की लेबोरेटरी है सोसाइटी, वहाँ जाकर सर्वे कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ लाइब्रेरी। तो इन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल। और एक दूसरी बात जो बहुत मैं संजीदगी के साथ पेश करना चाहती हूँ, इस देश में वोकेशनल कोर्सेज को जितना भी बढ़ावा दे दीजिए, मेरे ख्याल से एक चीज़ हमारे बैक ऑफ माइंड है जिसको मुंडा जी ने हल्के से टच किया था, परंतु मैं और उसको ब्लंटली बोलना चाहूँगी, जो स्किल्स का कैटेगराइजेशन हो गया है ना, हर स्किल को में किससे संबंधित जो व्यवसाय है या फिर जो हुनर के साथ जिस तरह का काम है, उसकी भी हायरार्की बन गई है। हायरार्की बन गई, व्हाइट कॉलर जॉब में कन्वर्ट हो गया है। नहीं कि हमको वो करके व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाएगा, बस यही है। अब केवल व्हाइट कॉलर जॉब और वहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो स्किल्स और हुनर की भी बात है ना। मैं खानसामा क्यों बनूं, ये बोल रहा है, पर होटल में हो गए तो शेफ बन गए, होटल में नहीं हुए तो खानसामा बोल दिया गया, चाहे तो कुक बोल दिया गया, हॉस्टल में है तो कुक है। और उसके साथ साथ इस तरह से स्किल्स की भी कैटेगराइजेशन, जैसे हमारे यहाँ जाति प्रथा है, उसी तरह इनकी भी प्रथा बन गई। और इसीलिए शायद वोकेशनल कोर्सेज को यदि श्रम के आधार पर वो तवज्जो दिया जाए, ना कि उनके नाम के आधार पर, तो शायद कहीं पर एक ब्रेक थ्रू हो पाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के छात्र हैं, इनके कुछ सवाल हो सकते हैं। बोलिए, बैठे रहिए, बैठ के बोलो। सर, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की छात्रा हूँ, पत्रकारिता एवं जनसंचार की। सर, मेरा प्रश्न है कि पत्रकारिता और जनसंचार को और कोई भी वोकेशनल कोर्स है उसको यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्यों नहीं रखा गया है? नेक्स्ट। नमस्कार, मेरा नाम तनुष्का है, मैं सेमेस्टर फर्स्ट की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी हम लोग बात ये कर रहे थे कि टीचर्स की कमी है और स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है बट टीचर्स उसके मुकाबले में कम है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीचर्स का जो प्रोफेशन है उसको भी अपॉर्चुनिटी उतनी सफिशिएंटली नहीं मिल रहा है। तो ऐसा एग्जैक्टली मतलब कहाँ पे ये कमी हो रही है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और ये प्रोफेशन जो कि टीचिंग प्रोफेशन इतना अट्रैक्टिव है, बशर्ते इसके यहाँ इस प्रोफेशन में लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? नेक्स्ट।
मेरा नाम श्रेया त्रिपाठी है। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि हमारे वोकेशनल को इतना पिछड़ा क्यों माना जाता है? नेक्स्ट। जी मेरा नाम रोशन है और सर ने जैसा बताया कि पलायन बहुत सारे छात्र करते हैं, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी वोकेशनल कोर्स होते हैं और बाहर में भी होते हैं, तो हमारे यहाँ के जो छात्र हैं वो वोकेशनल के लिए बाहर ही क्यों सजेस्ट करते हैं? नेक्स्ट। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा सवाल है सर, पहले सर ने बताया कि पहले सारा कुछ मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों पंचुअल होते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब मतलब देखा जाए तो बिल्कुल बदल गया है। अगर कॉलेज का या फिर क्लासेस का समय है 9 बजे, तो लोग सोचते हैं कि मतलब वो समय पे नहीं आते हैं, क्लास स्टार्ट होता 20 से घुस जाते हैं। तो ये मतलब पंचुअल अब नहीं रहा है। और मैम आप बताए थे लाइब्रेरी का बात, तो लाइब्रेरी देखा जाए तो लोग आजकल का जो सोशल मीडिया है, सभी के हाथ में फ़ोन है, वाईफाई, तो लोग दिमाग में माइंडसेट हो गया लोग का कि लोग अब सिर्फ वाईफाई चलाने, मतलब उनको इंटरनेट 1 GB जो भी 1.5 GB मिल रहा है ख़त्म हो जाता है, तो लोग सिर्फ वाईफाई चलाने लाइब्रेरी जाते हैं। सर मेरा नाम शोभा गुप्ता है और मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल शिक्षा जो है वो एक बिजनेस हो गया है, जिसमें बहुत सारा फ़ी लिया जा रहा है और जो गरीब बच्चे हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, मतलब ये है। तो नेक्स्ट। मेरा नाम एहतशाम प्रवीण है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ। मैं MJMC का कोर्स कर रही हूँ। मेरा सवाल आप ये है कि ऐसा मुझे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर्स टीचर से स्टूडेंट्स के बीच में हो जाती है और कहीं ना कहीं हम उनसे रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं, एक डिस्टेंस सा आ जाता है। और क्योंकि हम लोग अचानक से स्कूल से यूनिवर्सिटी आते हैं तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है कि उनसे रिश्ता बना पाना, और हर किसी का जो टीचिंग का तरीका है वो बहुत अलग होता है, जो हमें भी समय लगता है उस चीज़ के लिए। और मे भी शायद टीचर से इसको पता नहीं किस तरीके से लेते हैं, वो आते हैं क्लासेस लेते हैं और मे भी शायद चले जाते हैं क्योंकि उनके लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कम स्टूडेंट्स को देख के वो हम लोग को डिस्करेज कर देते हैं, वो चले जाते हैं कम बच्चे हैं बोल के। और मुझे बहुत ही बुरा फील होता है कि मैं इतनी दूरी से आ रही हूँ इन्वेस्ट करके, खर्च करके, और वो क्योंकि स्टूडेंट्स कम है इसलिए वो हमें डिस्करेज करके चले जाते हैं। आई फील बहुत इमोशनली हो जाती हूँ। ओके। मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो होता ये है कि जो हमारे जो टीचर्स जो होते हैं वो हमें तो थ्योरेटिकली नॉलेज तो दे देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वोकेशनल के क्षेत्र में, वोकेशनल के होते हुए बट हमें बस थ्योरेटिकली नॉलेज मिलता है, कुछ बहुत प्रैक्टिकली मिलता है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हम वोकेशनल के होते हुए हमें थ्योरेटिकली नॉलेज अच्छे से क्यों नहीं दिया जाता? एनीबॉडी एल्स? और कोई है? हिमांशु को दो, तुम रिपीट नहीं करो। मेरा नाम हिमांशु कुमार देव है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के छात्र हूँ। मेरा तो पहला सवाल है कि सोना मैम से उन्होंने कही कि उनके मन में आकांक्षाएं जगी रहती थी कि प्रतिदिन क्लास करना है, लेकिन आज छात्र क्लास क्यों करे? क्लास जब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारी कोई शिक्षक नहीं पहुँचे हैं। आज भी विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टीज़ पर टिकी हुई है क्लासें। सत्यनारायण मुंडा सर की अध्यक्षता में वो जब VC थे, वाइस चांसलर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के, तो उस दौरान पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज तक वहाँ पर पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं की गई। कई बार हमने पुस्तकों की लिस्ट बना कर दी है लेकिन नहीं हुई है। एनीबॉडी एल्स? और कोई नहीं? हाँ, कहाँ से शुरू करेंगे? मुंडा जी आप शुरू करें, सोना जी शुरू करेंगे? सोना जी शुरू करें, यहाँ से लाइन से चलेंगे। मैं कुछ बातों को शायद लास्ट सवाल से ही शुरू करके जाती हूँ।
जैसा आपने कहा और किसी और ने भी कहा था कि स्टूडेंट्स कम दिखाई देते हैं तो टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। मेरे यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी टीचर को से ये सवाल किया था कि आप लेक्चर देते हैं कि पढ़ाते हैं। तो लेक्चर और पढ़ाने के बीच भी फ़र्क है। तो हो सकता है कुछ एक सवाल जो था उसका जवाब यहाँ आ गया। जो जिनको बोला जाता था पहले लेक्चरर, पर केवल लेक्चर देकर चले गए तो वो तो हाफ जॉब डन है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं जहाँ पढ़ी हूँ हमारी क्लासेस बहुत छोटी होती थी, 40 से ऊपर नहीं हम थे, और इसलिए जैसा पहले भी बतलाया जा रहा था, जब क्लास की साइज़ छोटी थी, हर टीचर ना केवल स्ट्रेंथ को पर उनकी वीकनेस को भी जानते थे, मतलब नाम केवल नहीं जानते थे, स्टूडेंट को जानते थे। तो अभी जब क्लास का साइज़ बड़ा हो गया, उस समय वो कम्युनिकेशन गैप हो गया है। परंतु जब स्टूडेंट कम आते हैं वो तो अपॉर्चुनिटी हो, मेरे जैसे टीचर के लिए वो अपॉर्चुनिटी है कि मैं कैसे हर स्टूडेंट को जो अभी मेरी क्लास में है उनको पढ़ा सकूं और लेक्चर ना दूं। और तो इसलिए मुझे लगता है जो सिंसियरिटी की कमी या नॉन प्रोफेशनलिज्म या कमिटमेंट की कमी अगर टीचिंग कम्युनिटी में भी आई है तो वो भी हमें एड्रेस पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर एड्रेस किया जा सकता है। तो वो एक है। और लाइब्रेरी यदि खुल भी जाए तो आपने कहा कि केवल नेट चलाने के लिए, पर नेट चलाकर क्या देखते हैं? यदि ई बुक्स आप पढ़ रहे होते तब तो कोई बात नहीं, परंतु हम ई बुक्स भी तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। और अभी गूगल बाबा जो निकाल के दे देते हैं वही एकदम बाइबल ट्रूथ की तरह ले लिया जाता है, जबकि किताबों में और कई एक रेफरेंसेस को ही देख के फिर अपने लिए क्या बेस्ट है। और उसमें केवल देखिए पढ़ाई और एजुकेशन केवल नॉलेज से को कूट के भर देने के लिए नहीं होता, ये मेरा मानना है। मैं शायद ओल्ड स्कूल से आती हूँ और इसलिए थिंकिंग पीपल, रैशनल पीपल, एक्टिव सिटीजन्स ये बना सकना, ये शिक्षा का अगर ऑब्जेक्टिव हो तो फिर प्रोफेशन या वोकेशनल का वो मिल ही जाएगा। परंतु वहाँ भी एक और किसी ने कहा कि बाहर क्यों चले जाते हैं। मैं भी झारखंड छोड़कर बाहर गई थी अपनी शिक्षा के लिए। एक तो उन दिनों जब सेशंस बहुत लेट थे, परंतु दूसरी चीज़ ये भी थी कि पढ़ाइयाँ बहुत इरेगुलर थी, इसलिए। परंतु हो सकता है ऐसी जगहों में प्लेसमेंट, वोकेशनल कोर्सेज के प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, इसलिए लोग चले जाते हैं। तो आवश्यकता है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी वोकेशनल कोर्सेज हैं या स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो वहाँ ये होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स को किया था बहुत वो प्लेसमेंट का। जी तो स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट के लिए भी एफर्ट होना यूनिवर्सिटी की ओर से पहला कदम होना चाहिए। और उसके लिए आजकल एक बहुत फैशनेबल शब्द इस्तेमाल होता है, इंटर्नशिप। तो इसलिए इंटर्नशिप के लिए यदि हम पहला कदम ले लें तो शायद दूसरा कदम जो प्लेसमेंट का होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। वहाँ पहचान भी बनती है ना, उसके साथ एक जुड़ाव बनता है और आप देख लेता है कि आप काबिल है तो रख लेता है वो। जी वो खत्म हो गया, सिरे से ही खत्म हो गया। जी पांडे जी, एक बात जो सत्य है वो यह है कि स्कूली स्तर पर झारखंड में पढ़ाई का स्तर काफ़ी अच्छा है जी, और दूसरे राज्यों से भी बच्चे झारखंड में स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। ये सत्य बात है। उसमें भी दो तरह की बात हो सकती है, कुछ स्कूल बहुत अच्छे हैं, कुछ स्कूल उनसे ये हैं। कॉलेज के स्तर में भी आपको जो उपस्थिति की बात कर रहे हैं तो आप रांची में ही चले जाइए, सेंट जेवियर्स कॉलेज में पत्रकारिता विभाग में ही चले जाइए, वहाँ की उपस्थिति की स्थिति देख लीजिए। और अगर उपस्थिति नहीं है तो आप, क्योंकि रेगुलर इवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है, तो आप जिस दिन परीक्षा हो रही है उसी दिन आप एब्सेंट हो जाएंगे। मैंने वैसे विद्यार्थियों को देखा है जो कि अनुपस्थित रहे और आकर कहते हैं कि भाई हमारी उस दिन परीक्षा हो गई और नंबर नहीं मिला। तो उपस्थिति कॉलेज पर निर्भर करता है। तीसरी बात, आपको और कहीं भी इंडस्ट्री से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अटैचमेंट जो है सो आवश्यक है। पत्रकारिता विभाग है तो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है सो
मीडिया हाउसेस में है। मीडिया हाउसेस है, और वो आपसे एसोसिएटेड होना चाहेंगे, और आप उनका भी फायदा है, इनका भी फायदा, उनके पास जाइए, उनसे आप सीखिएगा। और मैंने कहा ना कि रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से जो लोगों ने ये किया है, वो माने संपादक हैं, बड़े बड़े अखबारों के संपादक हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के ये हैं, इसलिए शिक्षकों की कमी नहीं है, समझे ना। मैंने जो मूल बात कही कि ये अस्थाई विभाग होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। और अभी सेफ की बात मैडम ने कहा, मेरा एक रिलेशन ओबेरॉय में है, ही गेट्स 5 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी, समझे ना। और विदेशों में ये है, मैंने यह प्रारंभ भी किया था, होटल मैनेजमेंट। हमारा हुनर विदेशी क्यों पहचाने, यहाँ क्यों नहीं पहचाने, ये दिक्कत है। नहीं, होटल मैनेजमेंट जो है वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, न केवल आपको सेफ बनाता है। और मैंने एक और बात कही जो कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर हमको फ्लाइट में कोई एयर होस्टेस झारखंड की दिखती है, या किसी होटल में जो है सो ये दिखता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और उसमें अपार संभावनाएं हैं। मैडम ने कहा टूरिज्म। हाँ, मेरा समय खत्म हो रहा है मुंडा जी। हाँ, थोड़ा सा एक मिनट। हाँ ठीक, आप बोलिए। ओह अच्छा अच्छा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जैसे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, ये जनरली VC का टर्म होता है 3 साल का, तो जाते जाते हमने खोल दिया था मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, लेकिन अभी तो हमको लगता है 1-2 साल तो हो ही गया होगा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, या तो उससे भी ज़्यादा हुआ होगा, कहीं 3 साल आसपास हो रहा होगा। लेकिन किताब जो नहीं मिलती है, ये तो मिलनी चाहिए, वो तो इंटरनल व्यवस्था है। मान लिया उसमें अलाउ किया जाएगा, जो भी डायरेक्टर हैं उनको अलाउ किया जाए किताब खरीदने के लिए, तो वो अपने से भी खरीद सकते हैं, या तो जो भी विश्वविद्यालय है उसके माध्यम से भी खरीदा जा सकता है। ये बड़ी बात है नहीं विजय जी, बस इच्छा चाहिए। कंक्लूडिंग, संयोग से मैं भी एक वोकेशनल कोर्स के इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़। फुल्ली वोकेशनल है, सेल्फ फिनेंसिंग है। जहाँ तक व्यवस्था की बात है, व्यवस्था करना उसके प्रशासन का दायित्व है। शिक्षक आएँ और क्लास ना लें तो वहाँ पर व्यवस्थापक फेल करते हैं। इसलिए आपको आपके साथ सहानुभूति है मेरी कि विद्यार्थी आता है और शिक्षक नहीं आते हैं, या आकर के कम संख्या में क्लास नहीं लेते हैं। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है, और इस आपराधिक प्रवृत्ति से हम लोगों को बचना चाहिए, शिक्षकों को भी और छात्रों को भी। छात्रों को इस मतलब से, कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक क्लास में हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो बच्चे क्लास में आएंगे, और इंटरेस्ट फर्दर क्रिएट होगा तो वो आपके साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे, कुछ और बता दीजिए। तो यह इंटरेस्ट क्रिएशन जो है ना, यह घटता जा रहा है। इसमें सबों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी, टीचर को भी। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में भी बहुत सारा स्कोप्स है। हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो हम बताते कहाँ हो सकता है, लेकिन बीच बहस में समय कम है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।